हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए जी, आज हम कोशिश करेंगे कि हमारी लीगल टर्मिनोलॉजीज वाला जो पार्ट है उसको खत्म कर दें। ठीक है जी, तो करते हैं क्लास शुरू विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहली लीगल टर्मिनोलॉजी हमारी आ जाती है गार्निशिंग। ये क्या होता है गार्निशिंग? देखिए, जब भी मकरूज का भी कोई मकरूज होता है, मान लीजिए आप पे कर्ज है और आप का भी किसी के ऊपर कर्ज है। मान लीजिए, मुझे एग्जाम्पल देता हूँ, ए ने बी को 10,000 रुपए देने हैं और बी ने सी को 10,000 रुपए देने हैं, 20,000 रुपए देने हैं। बी ने सी को 20,000 देने हैं, ए ने बी को 10,000 देने हैं। तो बी किसका डेप्टर आ गया? सी का। और ए किसका डेप्टर आ गया? बी का। तो ए सी का क्या हो गया? गार्निशिंग। ठीक है जी। गार्निशिंग इज ए डेप्टर ऑफ जजमेंट डेप्टर whose debt is attached by the court। ठीक है जी, ये मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल बता दी है। अब मान लीजिए कोर्ट में केस है, कोर्ट ने बी को कहा कि आप सी को क्लेम दे दो। ठीक है, और बी ने कहा मेरे 10,000 रुपए ए के पास है, तो आप ये काम कीजिए, ये वाला ए का जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो ए की प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी जो मैं मतलब ए की प्रॉपर्टी है जिसपे मेरा हक है, या फिर ए के पास 10,000 रुपए है जिसपे मेरा हक है, तो आप इसको ही सी के साथ अटैच कर दो, उसको दे दो। ठीक है जी। या फिर तब तक उसके पास रख लो जब तक मैं उसको अपना पैसा ना दे दूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? सी आपका गार्निशिंग। ठीक है जी। ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय क्या हो गया? जो हम गांव में पंचायत लगाते हैं। मान लीजिए हमारे गांव में कोई मैटर हो गया लोगों के बीच में, तो हम एक पंचायत लगाते हैं, बैठ के उस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसी को ग्राम न्यायालय कहते हैं। ठीक है जी, उसी को हम क्या कह देते हैं? ग्राम न्यायालय कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पंचायत पहले नहीं लगती थी, पहले लोगों के फैसले लोग आपस में बैठ के मिलके नहीं करते थे, ऐसा करते थे, लेकिन ऑफिशियली 2008 में इस चीज को इफेक्ट में लाया गया। ठीक है, जहां रूरल एरियाज में, ताकि लोगों के बीच में जस्टिस हो और गरीब लोगों का मतलब जस्टिस मीट करना आसान हो जाए, उसके लिए इसको बनाया गया। ठीक है, और इसको 2009 अक्टूबर में इफेक्ट में लाया गया। डेट्स इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। ठीक है जी। एग्जिबिट, कोई भी डॉक्यूमेंट, जब भी हेयरिंग चल रही है, तारीख पर कोई मामला चल रहा है, ठीक है जी, तारीख चल रही है कोर्ट में, प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग के बीच में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक, जो कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट लाया जाए, ठीक है, और उसको एज ए एविडेंस इंट्रोड्यूस किया जाए, एज ए एविडेंस, एक सबूत के तौर पर उस चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के बीच में, तो उसको हम एग्जिबिट कहते हैं। ठीक है जी। एक्सकल्पेटरी एविडेंस। एक्सकल्पेटरी एविडेंस, ऐसा एविडेंस जो मुदाई अलय, मैं बताऊंगा लीगल टर्म्स, डिफेंडेंट को मुदाई अलय कहते हैं। ठीक है जी, और प्लेंटिफ को मुदई कहते हैं। तो ऐसा एविडेंस जो डिफेंडेंट को इनोसेंट, मासूम प्रूव करे, उस एविडेंस को हम एक्सकल्पेटरी एविडेंस कहते हैं। ठीक है। डिस्पोजल, व्हाट इज डिस्पोजल? जब भी किसी केस को सॉल्व कर दिया जाता है, प्रूव कर दिया जाता है, ठीक है, केस का समाधान हो जाता है। ठीक है जी, केस को प्रूव कर दिया गया और किसी एक पार्टी के हक में केस सुना दिया गया, केस का फैसला सुना दिया गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पोजल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पोजल कहते हैं। ठीक है बेटा। डेफर्ड सेंटेंस। डेफर्ड सेंटेंस का मतलब क्या होता है? डेफर्ड सेंटेंस का मतलब होता है कि सजा को मुलतवी कर देना। मान लीजिए एक पार्टी था जो
कत्ल केस में अंदर गया, कत्ल केस में जेल में गया, और कोर्ट ने कहा कि इसको 16 नवंबर को फांसी दी जाए। ठीक है जी, फांसी दी जाए 16 नवंबर। ठीक है जी, कोर्ट ने क्या कहा, इसको 16 नवंबर को फांसी दी जाए। फिर कोई मसला हुआ, कम्पिटिशन हुई या कुछ भी मैटर हुआ, कोर्ट को लगा कि इसको फांसी नहीं देनी चाहिए, अभी बाद में देंगे, जनवरी फरवरी में देंगे। तो कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने डेफर कर दिया सेंटेंस को। कोर्ट को लगा कि अगर 16 नवंबर को फांसी देंगे तो लोग दंगा करेंगे, ये कोई मशहूर लीडर था, मान लीजिए कोई मशहूर लीडर था, तो 16 नवंबर को फांसी देंगे तो दंगा हो जाएगा, तो लोग सोचेंगे कि, कोर्ट सोचेगा तो इलेक्शन हो जाएंगे, फिर उसके बाद लोगों को आगे पीछे करके तो भड़का देंगे इसको। ठीक है, तो कोर्ट ने डेफर कर दी सेंटेंस और कहा कि 3 मार्च को देंगे आप 2025 को। ठीक है, ये 2024 था। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं डेफर करना सेंटेंस को। यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी है, कोर्ट हॉल, इसको मैंने अलग नहीं किया, इसके साथ ही आ गई है। ठीक है, कोर्ट हॉल। कोर्ट हॉल क्या होता है, ऐसा रूम जहां पर लोग भी बैठे हों, ठीक है, जहां प्लेंटिफ या अक्यूज भी हो, ठीक है, और जहां पर डिफेंडेंट और विक्टिम वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, जहां पर दोनों पार्टीज बैठी हो, जहां पर प्रोसीडिंग चल रही हो, जहां पर मामला सुना सुना जा रहा हो जज साहब द्वारा और अवाम में सुना जा रहा हो। देखो, एक जज साहब का अपना पर्सनल चैम्बर होता है, वो कोर्ट हॉल नहीं है। कोर्ट हॉल वहां है जहां जज साहब बैठे हैं, रीडर राइटर बैठे हैं, दोनों पार्टीज हैं, पुलिस वाले, अवाम भी थोड़ी सी बैठी है पीछे, पब्लिक भी थोड़ी सी बैठी है, जहां पर उसको कोर्ट हॉल कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, कोर्ट हॉल कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी इंसान की सजा के नेचर को बदल देना। मान लीजिए अगर किसी को जेल भेजा गया है और कहा गया कि तू जेल में पत्थर तोड़ेगा, ठीक है, तो उसकी सजा को बदल कर मतलब लेस सीवियर कर देना, मतलब थोड़ी आसान कर देना। कहा जाएगा कि तू जेल में रहेगा लेकिन पत्थर नहीं तोड़ेगा, आराम से जेल में रहेगा, लेकिन रहेगा जेल में। इसको कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, पार्डनिंग पावर्स भी और रिट्स भी। नेक्स्ट लेक्चर में ये दो चीजें और साथ में आपकी जो उर्दू टर्मिनोलॉजी है वो कवर करूंगा मैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है जी, तो ये मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है जी, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। ठीक है जी, आर्सन, आर्सन का मतलब क्या होता है, किसी की भी प्रॉपर्टी को जला देना वॉलंटरली। मान लो मैंने खुद अपनी प्रॉपर्टी जला दी, आर्सन। मैंने किसी की प्रॉपर्टी जला दी, क्राइम है लेकिन वॉलंटरली, खुद किसी के कहने पे नहीं, अपने कहने पे जलाई, आर्सन। उसको हम क्या कहते हैं, आर्सन कहते हैं। ठीक है जी, अरियर्स। अरियर्स क्या होता है, यहाँ से 156 है। ठीक है बेटा, इसको करेक्ट करना, पीडीएफ में इसको करेक्ट कर पिटिशन। ठीक है, देखो एरियर्स किनको कहते हैं, कुछ कुछ केसेस जो है वो डिले हो जाते हैं। ठीक है जी, कुछ कुछ केसेस जो है वो डिले हो जाते हैं, और डिले होने के बाद और उनमें अनवांटेड डिले होता है। मान लीजिए एक इंसान है, उसको ऐसे फालतू जेल में रखा हुआ है, उसका केस लंबा किया जा रहा है, ऐसे ही लंबा किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। तो मतलब जो भी अनवांटेड डिले होता है केसेस के अंदर, तो उनको बाद में एक लिस्ट में डाला जाता है जिसको एरियर कहते हैं, जिन केसेस को एरियर्स कहते हैं। ये वो केसेस होते हैं जिनमें अनवांटेड डिले हुआ होता है, मतलब बिना किसी मकसद से इनको डिले किया जाता है। रेट क्या होती है,
एक ऐसी डायरेक्शन, एक ऐसी अ, एक ऐसा हुक्म जो कोर्ट देता है, जब किसी भी अथॉरिटी को भी दे सकता है, किसी इंसान को भी, या रिट किसी एक पर्सन को भी दी जा सकती है, किसी एक अथॉरिटी को भी दी जा सकती है। जब भी कोई भी अथॉरिटी या आदमी उसे सीख करता है लेने के लिए। और रिट कहाँ कहाँ दी जाती है? फंडामेंटल राइट्स को जब ब्रीच किया जाता है तब भी रिट दी जाती है, रिट इशू करता है कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट में भी जो हाई कोर्ट होता है वो रिट इशू करता है, ठीक है जी। और भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन है, रिट्स पढ़ेंगे और अच्छे से समझाऊंगा, इसको भी रह दीजिए, ठीक है। स्टेटस, स्टेटस को क्या होता है? लीगल टर्म, it is used at the last actual and uncontested state of affair that preceded a controversy and that is to be preserved by preliminary injunction, compare status quo ante। देखिए, स्टेटस को का बेसिक रियल मीनिंग क्या है? एग्जिटिंग स्टेट ऑफ अफेयर, मौजूदा हालात, स्टेटस को, ठीक है जी। मौजूदा हालात, जो भी मौजूदा हालात होते हैं किसी के, किसी भी चीज के, किसी केस के, तो उसको हम स्टेटस को कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटस को, ठीक है जी। हम कहते हैं ना उस केस का स्टेटस को क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? तो उसकी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग हालात क्या है, उसकी मौजूदा हालात क्या है, ठीक है जी। एकम्प्लिस इंपॉर्टेंट है। आपने एविडेंस, जो लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ जानते हैं, उन्होंने इंडियन एविडेंस, आज का भारतीय जो इसके बदले आया है, कौन सा आया? बीएनएस आया शायद इस बार, कौन सा आया? नो, बीएनएस नहीं आया है, इसके बदले कौन सा आया भारतीय? क्या नाम, मुझे नाम ही भूल गया। वेरी गुड, गुड। तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे, सेक्शन 130 से 132 के बीच में ये लफ्ज आ जाता है, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? पर्सन हु हैज टेकन पार्ट इन और एडेड द कमीशन ऑफ क्राइम। सब, सॉरी, ये सब जुडिस फिर एक लीगल टर्मिनोलॉजी का, इसको टाइटल देना याद नहीं रहा, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 150, इसको 9 को बना लो, उसको 160 बना लो, फिर आगे पूरी नंबरिंग खराब हो जाएगी। चलो इसको एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ठीक है। एक ऐसा आदमी, देखिए, एक ऐसा आदमी जिसने किसी की मदद की हो, कोई काम, कोई जुर्म करने के लिए, क्राइम करने के लिए, उसको एकम्प्लिस कहते हैं, ठीक है। दैट हैज टेकन पार्ट और एडेड द कमीशन ऑफ ए क्राइम, कोई जुर्म करने में किसी की मदद जिसने की, उसको एकम्प्लिस कहते हैं, ठीक है जी। उसको एकम्प्लिस कहते हैं। और ऐसा ही हमने कुछ पढ़ा था थग में, THUG, थग। थग क्या होता है? देखिए, थग जो है, थग पर्टिकुलर क्राइम्स के लिए है, जैसे बच्चों को छुपाने का क्राइम, रॉबरी का क्राइम, ऐसे एक दो क्राइम, पर्टिकुलर क्राइम्स में जब कोई किसी की मदद करता है, उसको हम ठग कहते हैं। एकम्प्लिस सारे क्राइम्स की, ये डिफरेंस है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सब जुडिस, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको अंडरलाइन नहीं किया लेकिन इसको अलग से आप देख लीजिएगा, सब जुडिस, ठीक है। जब भी कोई भी मैटर कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका डिसीजन नहीं आया है, कोई भी मैटर कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका डिसीजन नहीं आया है, तो उस मैटर को आप सब जुडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब जुडिस कहते हैं। पार्टीज टू सच ए मैटर शुड नॉट डू एनीथिंग दैट वुड अफेक्ट द आउटकम ऑफ द केस, ठीक है। और जब मैटर सब जुडिस होगा तो पार्टीज कुछ भी नहीं करेंगी, चाहे प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, कुछ भी नहीं करेंगे उस मैटर में, ताकि ताकि जस्टिस प्रिवेल करने में आसानी हो, ठीक है जी। तो कोई भी मैटर जब कोर्ट में पेंडिंग पड़ा होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सब जुडिस कहते हैं। सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब क्या हो गया? खुद से। द कोर्ट may take action on its own when the fact requiring legal intervention reach its notice, then the court is as it to be suo moto। देखिए, जब भी कोर्ट किसी भी जब भी कोर्ट किसी भी एक्शन की कॉग्निजेंस खुद ले ले, मैंने आपको बताया भी है, जब कोर्ट को लगे कि कोई अगर ऐसा मैटर है जिसमें अवाम आवाज नहीं उठा सकती है, जिसमें लोग आवाज नहीं उठा सकते, या जिसमें लोग आवाज उठाने में ताकीर कर रहे हैं, या फिर जो विक्टिम है उस बेचारे की कोई नहीं सुन रहा, उसकी आवाज नहीं उठ पा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट उस खुद से नोटिस लेता है उस चीज का, और खुद से काम करने लगता है।
तो उस मैटर को हम कह देते हैं सो मोटो। ठीक है जी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो अदालत की तौहीन। ठीक है जी, तौहीन अदालत कहते हैं इसको, तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक ऐसा क्राइम है जिसमें आप अदालत को डिसरिस्पेक्ट करते हो या डिसओबे करते हो। याद रखना, दो बड़े बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, जिसमें आप अदालत या अदालत के ऑफिसर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हो या डिसओबे करते हो। डिसरिस्पेक्ट मतलब आपने अदालत के अंदर जाकर जज साहब को गालियां दे दी, या आपने अदालत को गालियां दे दी, कहा अदालत बुरी है, या अदालत को कुछ भी बोल दिया, कोई गंदा बोल दिया अदालत के बारे में, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। या आपने अदालत के किसी हुक्म को नहीं माना, हुक्म की अदौली की, हुक्म अदौली की किसी भी अदालत की, उसको भी हम क्या कह देंगे, उसको भी हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने किसी भी एक आदमी को कह दिया कि आपने 10 दिन के अंदर अंदर इतना पैसा इकट्ठा करके इस बंदे को देना है, ये आपकी लाइबिलिटी है, आपने देना ही देना। बंदा आगे से उठेगा, यार कोर्ट बोलता रहता है मैं नहीं देता। ये नहीं कि वो तो कोर्ट को प्ली करेगा मैं 10 दिन में, 1 साल के अंदर दूंगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा कोर्ट को, नहीं बोलेगा ये अदालत बोलती रहती है मैं नहीं मानता, क्षमता अदालत हूँ। उसने क्या किया, उसने तौहीन अदालत कर दी। ही हैज डन द एक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, उसने क्या कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है बेंच। जब भी एक से ज्यादा, याद रखना, जब भी एक से ज्यादा जजेस, एक जज जज जब किसी कोर्ट के अंदर बैठते हैं, ठीक है, जब भी किसी कोर्ट के अंदर एक जज साहब बैठते हैं, ठीक है, कुर्सी एक लगी होती है, एक जज साहब केस सुन रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिंगल बेंच। क्या कहते हैं, सिंगल बेंच, मतलब एक आदमी। ठीक है जी। जब भी एक से ज्यादा, मतलब एक कोर्ट के अंदर दो जजेस बैठ के, दो से ज्यादा बैठ के, ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं, बेंच कह देते हैं। कंपोजिशन ऑफ जजेस, जो लोग जो लोग मिलकर किसी अदालत के अंदर काम करते हैं, जो जजेस मिलकर किसी अदालत के अंदर काम करते हैं, उसी को हम बेंच कह देते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, जजेस कैन सिट सिंगली, जजेस अकेले भी बैठते हैं, डिवीजन बेंच भी होती है जिसमें 2 जजेस होते हैं, फुल बेंच भी होती है जिसमें 3 जजेस होते हैं। ठीक है, और फिर उससे ज्यादा जजेस की भी बेंच बिठाई जाती है। ठीक है जी। डिवीजन बेंच 2 जजेस, फुल बेंच जिसमें 3 जजेस होते हैं। उसके बाद जो भी जजेस बैठते हैं वो 5-7 ऑर्ड्स में बैठते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, वैसे ही बैठा जाता है सिंगल। ठीक है जी, सिंगली। डिवीजन बेंच भी होता है, ठीक है, फिर फुल बेंच भी होता है। ठीक है, डिवीजन बेंच में 2 या 3 जजेस होते हैं, फुल बेंच या डिवीजन बेंच भी कह सकते हैं। कॉन्स्ट, उसके बाद जो 5 जजेस या उसके बाद 7 जजेस या 9 जजेस या 11 जजेस या 13 जजेस की, सबसे बड़ी 13 जजेस की बेंच भी बैठी है सुप्रीम कोर्ट में, याद रखना। तो अगर 5-7 मतलब 3 से ज्यादा जब भी लोग बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मैटर को लेके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा। कौन सा मैटर होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बेंच होती है, सिंगल बेंच जिसमें एक जज बैठते हैं, ठीक है जी, फिर होती है डिवीजन बेंच, 2 जज बैठते हैं, फुल बेंच 3 जज बैठते हैं, 5 जज वाले कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वगैरह हो जाते हैं। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि एक सॉवरन मुल्क की, एक खुद मुख्तार मुल्क की, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की पावर्स को सेपरेट करना, जो क्रक्स ऑफ पावर है उसको सेपरेट करना। तो हमारी जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, हमारे हमारा जो मुल्क है, इसकी जो जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसका, उसकी जो पावर्स है उनको कैसे डिवाइड किया गया है, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल। ठीक है जी, जुडिशियल पावर। उसके बाद आ जाता है टॉर्ट। टॉर्ट क्यों, ये कोई टॉर्ट नहीं होता जो नीचे डालते हो बिछा के तो ऊपर सो जाते ना, ये वो टॉर्ट नहीं है। ये टॉर्ट है सिविल रॉन्ग। अच्छा, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग जिसको हम क्राइम कह देते हैं, एक होता है सिविल रॉन्ग जिसको हम टॉर्ट कह देते हैं। क्रिमिनल रॉन्ग,
सिविल रॉन्ग। देखिए सिविल रॉन्ग क्या होता है, मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे करके चल रहा हूँ, ठीक है जी, मैं ऐसे ऐसे करके चल रहा हूँ, ऐसे करके चल रहा हूँ तो ऑब्वियसली मतलब अपनी बॉडी से एक मतलब दो बॉडीज वाली जगह मिल के चल रहा हूँ, रश बहुत ज्यादा है, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, मैं किसी को छेड़ नहीं रहा हूँ, ऐसे चलो लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, ये एक तरीके का सिविल रॉन्ग है। इससे क्या हो रहा है कि मैंने कोई जुर्म कर दिया, नहीं, मैं जैसे मैं ऐसे चलूं, मैं ऐसे चलूं, मैं ऐसे चलूं, ठीक है, लेकिन मेरे ऐसे चलने से क्या हो गया, लोगों को इनकन्वीनियंस हो, है ना, तो ये क्या हो गया, सिविल रॉन्ग। मेरी आंखें ऐसे ऐसे, मैं ऐसे देख रहा हूँ आंखें फाड़ फाड़ के, ऐसे चल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी आंखें ऐसी, मैं जानबूझ के ऐसे करके चल रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ हाँ जी मैं डॉन हूँ, तो उससे क्या मतलब लोगों को कोई मसला हो रहा है, लोग डर नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्या है, सिविल रॉन्ग है। पता नहीं, सिविल रॉन्ग होता है जहां पर कोई हीनियस क्राइम नहीं होता है, जहां पर किसी को आप ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जो मतलब इंडियन पिनल कोड के अंदर या भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो जुर्म बन जाए, ऐसा कोई गलत नहीं आप कर रहे हैं, छोटी मोटी गलती करते हैं उसको हम टॉर्ट कहते हैं, सिविल रॉन्ग कहते हैं। A civil wrong in which an injury is caused by one person to another and which may be intentional or unintentional. But prominent example of tort include negligent injury, battery, deceit and defamation. किसी को गाली दे देना, सिविल रॉन्ग। बैटरी क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जब मिसलेनियस उसमें आएंगे तो अच्छे से समझा दूंगा। ये दो टर्म्स होती है, बैटरी होती है, एक असॉल्ट होता है, डिसीट भी बता दूंगा, ठीक है जी। तो मान लीजिए आप गलती से किसी को थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है जी, आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, तो गलती से किसी को थप्पड़ मार दिया, आप अपने मजे के लिए चल रहे थे ऐसे ऐसे, तो लग गया किसी को थप्पड़, सिविल रॉन्ग, नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है जी। तो ये सारे क्या है, टॉर्ट कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसक्रिप्ट। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्ट, जो भी रिकॉर्ड होता है प्रोसीडिंग्स का कोर्ट के अंदर, आपकी मैंने आपको कहा था हर प्रोसीडिंग के अंदर क्या होता है, हर हियरिंग वाले दिन जज साहब एक ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर देते हैं, है ना, जो वो ऑर्डर देते हैं वो सारे ऑर्डर्स फाइल में लिखे जाते हैं, तो वो जो रिकॉर्ड बनता है हर हियरिंग का, जो एक केस की जुडिशियल प्रोसीडिंग का जो पूरा रिकॉर्ड होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाता है रिमांड। देखो बेटा रिमांड यहाँ पर एक ही हमने लिखा है, लेकिन रिमांड दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया रिमांड जिसमें पुलिस आपको ले जाती है, आन मिलो सजना फिर कब मिलोगे करने के लिए, ठीक है जी। आन मिलो सजना का मतलब क्या होता है, आओ सजना मुझसे मिलो, ठीक है जी। तो आन मिलो सजना करने के लिए जब आपको पुलिस लेके जाती है तो एक वो रिमांड होता है, एक होता है कि एक दूसरा होता है जब जिसमें कोर्ट जो है वापस से केस निचले कोर्ट के पास भेजती है कि आप इसको खुद देखो, दोबारा से देखो, इस पे काम करो, हम इतने वेले नहीं आपके आपके गुनाहों को समेटते रहेंगे, गुनाहों को इन द सेंस कि आपके केसों को सुनते रहेंगे, ठीक है जी। Remand. Police custody of an accused person ordered by a magistrate when the investigation is not completed within 24 hours arrest. देखिए होता क्या है, ए ने बी को मारा, पुलिस आई, ए को अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की भी, आधी अधूरी की, बंदे को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचे। पुलिस ने मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की, पुलिस ने मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की कि हमने इस बंदे को 24 घंटे के अंदर अंदर तो आपके पास पहुंचा दिया, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारी पूरी नहीं हो पाई, जहां हमें पकड़ा था उसमें कुछ और चीजें भी हैं जिसको हमने देखना है, मतलब इसके पीछे का रीजन नहीं, इसको थप्पड़ मारा और कब मारा, तो हमने वो सबूत वबूत इकट्ठे करने, तो उस वजह से हमने इससे भी पूछताछ करनी है और इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है, तो हमें 5-7 दिन के लिए इस बंदे को हमारे हवाले कर दें, हम इसको पास में रखेंगे ताकि हम इस मैटर में और इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो कोर्ट जो है पुलिस को बोलती है ठीक है 7 दिन के लिए आप ले जाओ इस बंदे को अपने पास। याद रखना रिमांड कभी भी 15 दिन से ऊपर नहीं होता है, मैक्सिमम रिमांड जो है वन टाइम अगर पुलिस को मिलता है तो 15 दिन का मिलता है। जब 15 दिन के रिमांड में वो बंदा जाएगा पुलिस के पास, वो उससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछताछ करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। 15 दिन के बाद फिर कोर्ट में लाना पड़ता है, फिर रिमांड कटवाना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिमांड जो है पुलिस को 15 दिन का मिलता है किसी भी बंदे का,
किसी को बंदे को अपने पास रखने के लिए 15 दिन होते हैं पुलिस के पास, 15 दिन से ऊपर नहीं रख सकते। तो इसको हम रिमांड कहते हैं। जो मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को परमिशन देते हैं कि बस आप बंदे को 7 दिन अपने पास रखिए थाने में और इसे पूछताछ कीजिए, इसको हम रिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमांड। दूसरा रिमांड होता है जब कोर्ट एक केस मान लीजिए लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट के पास चला गया, कोर्ट ने मांगा मेरे पास दे दो केस, मैं खुद देखूंगा इसको। फिर जब अपर कोर्ट वापस से लोअर कोर्ट को भेजता है कि आप इसको केस को अच्छे से की कोई भी डायरेक्शन देकर, उसको भी रिमांड कहते हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं? रिमांड। केस को वापस देना नीचे। रिक्यूजल। रिक्यूजल होगा या रिफ्यूजल होगा? रिक्यूजल ही होगा। रिक्यूजल या रिफ्यूजल? रिक्यूजल ही है। एक ऐसा मैटर जहां पर एक जज साहब किसी केस को सुनने से मना कर देते या फिर उनको हटा दिया जाता है, उस केस से वो केस उनसे ले लिया जाता है। और उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये हो सकता है कि जज साहब को ऊपर ही क्वेश्चन किया जाएगा, उनके ऊपर ही उंगली उठाई जाएगी, सवाल उठाया जाएगा कि दोनों पार्टी में से एक पार्टी जो इसके रिश्तेदार है जज साहब की, तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि पास केस होना चाहिए। मान लीजिए ए नेवी के खिलाफ केस ये, ठीक है, और जज साहब जो है वो ए के ताया के लड़के हैं, ऑब्वियसली इनको फेवर करेंगे। तो बी जो एप्लीकेशन देता है हाई कोर्ट में कि भाई आप ये केस जो है किसी और को देते हैं या अपने पास रख लें, हम इस केस को नहीं चाहते हैं कि ये वाले जज साहब सुने, ठीक है जी। तो क्या होता है? इस केस को उठाकर मतलब किसी और जज को दे दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिक्यूजल कहते हैं। प्रोबेशन क्या होता है? जब भी कोई बंदा जेल में होता है और उसका बिहेवियर अच्छा होता है, मान लीजिए कोई इनोसेंट भी कोई फंस जाता है, तो जब भी कोई बंदा जेल में है उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका चाल चलन अच्छा है, कोर्ट उसको ऑब्जर्व करता है, कोर्ट उसको क्या करता है? रिलीज कर देता है प्रिजन से, जेल से, ठीक है। या किसी और कंडीशन पे, गुड बिहेवियर के बेसिस पर भी या किसी और कंडीशन पे भी, जब किसी को कोर्ट छोड़ देता है किसी भी कंडीशन पे बाहर, जैसे बेल होती है उसी तरीके से हम प्रोबेशन कहते हैं। लेकिन ये वायलेशन ऑफ प्रोबेशन कंडीशन कैन लीड टू रिवोकेशन एंड इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई उन कंडीशंस को जिनके ऊपर किसी बंदे को छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है, ठीक है जी, अगर वो इंसान उन कंडीशंस को वायलेट करता है तो क्या होगा? उस बंदे को वापस से री अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है जी, वापस से इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। प्राइमा फेशाई का मतलब क्या होता है? प्राइमा फेशाई का मतलब होता है ऑन द फर्स्ट इंस्टांस एब इनिशियो, ठीक है जी। मैंने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है जी, मेरा थप्पड़ मारते वक्त आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुंह ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, प्राइमा फेशाई, ठीक है जी। It is a way to evaluate a case at an initial stage to see if there is enough material for it to go to the trial। देखिए, जब भी किसी केस की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही जज साहब उसको परखते हैं, भांपते हैं कि क्या इस केस में इतना वजन है कि इसको हमें आगे चलाना चाहिए या फिर ये हवा में इसको इधर खत्म करते हैं। तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन जज साहब का होता है उस केस के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमा फेशियाई, वेरी फर्स्ट इंस्टांस, प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है? ये एक हक होता है आपके पास किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने का या खरीदने का किसी से पहले। इधर देखो, एक ही जमीन है, इसका कोई वाली वारस नहीं है, कलम कर रहा है, ठीक है जी। क्या है? कोई वाली वारस नहीं है, कलम कल्ला आदमी है, ठीक है जी। ये मान लो बी को प्रॉपर्टी बेच देता है, सी जो है मान लो सी दिल्ली से आ रहा है, जब जम्मू पहुंचेगा प्रॉपर्टी लेगा, तो उसके आने से पहले ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। अब यहाँ सी ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैं भी ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ रहा था तो अभी मुझे क्यों नहीं बेची। तो ए के पास क्या राइट था? प्रीएम्पशन का राइट था प्रॉपर्टी बेचने का। और बी के पास क्या राइट था? ये प्रॉपर्टी खरीदने का प्रीएम्पशन का राइट था, सी से पहले प्रॉपर्टी खरीदने का, क्योंकि वहां पर कोई आपने लिमिटेशन नहीं लगाई थी। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, प्रॉपर्टी के केसेस में होती है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। जैसे मतलब
अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, दादे विरासत बेचनी है अपनी, तो आपने अपने भाई से पूछना है पहले कि वो लेगा, खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा फिर तीसरे को बेचना है, तो वो एक अलग चीज है। प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट दो तरीके के होते हैं। एक प्रेसिडेंट वो होता है जिसमें आपके जो मजहब है या पुराने जो कदीम कानून है, ठीक है, उनका हवाला दिया जाता है, मतलब उनके बेसिस पर जब कोई काम किया जाता है, उनको एक रेफरेंस बनाया जाता है, ठीक है, वो जो कानून होते हैं वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, मान लीजिए एक केस है जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ लॉ लाया हमने, मान लीजिए ए ने बी को एक साथ को मसला कर दिया, उस मसले का एक कोई जूज ऐसा निकला, एक पॉइंट ऐसा निकला जिसमें पर्टिकुलर कानून नहीं है, तो वहां पर कानून, मतलब वहां पर हमारी कोर्ट ने क्या किया, एक दिमाग लगाया अपना, कहा कि इसमें हम ऐसे ऐसे करेंगे कोई भी मैटर, ठीक है, इसमें हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बला टल जाएगी, हम इस केस से निकल जाएंगे, इसका इसकी प्रोसीडिंग खत्म होगी और उसकी जजमेंट दे देंगे। तो अब वो कोर्ट ने जो वो अपनी तरफ से दिमाग लगाया, वो प्रिजम्पशन, वो अंदाजा लगाकर उस, मतलब जो अंदाजा सही लगा, ठीक है, जिस बात में वजन आई, जिस बात में वजन आया, उस बात के बेसिस पर जब उसको केस को कोर्ट ने सॉल्व किया, उस बात को अगर फिर से कहीं इस्तेमाल किया जाता है किसी केस में, तो उस बात को फिर क्या कहा जाएगा, प्रेसिडेंट कहा जाएगा, प्रेसिडेंट कहा जाएगा, ठीक है जी। A precedent or authority is principle or rule established in previous legal case that is either binding on a court or other tribunal when deciding subsequent cases within similar issues of fact। ठीक है, एक ऐसा एक ऐसा मतलब प्रिंसिपल दे दिया कोर्ट ने, एक ऐसा प्रिजम्पशन दे दिया, एक ऐसी अजम्पशन दे दी कोर्ट ने, जो अजम्पशन अब नेक्स्ट आने वाले वैसे सिमिलर केसेस में बाकी कोर्ट्स के लिए जरूरी हो जाता है उस चीज को फॉलो करना, उसको हम प्रेसिडेंट कह देते हैं, ठीक है जी। उसको हम क्या कह देते हैं, प्रेसिडेंट कह देते हैं। 171 है, 172 है यहाँ पर, वाह, वेरी गुड, नाइस। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है जब भी विक्टिम और अक्यूज्ड, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के बीच में बातचीत हो जाए, कोई मशवरा हो जाए, ठीक है जी। मान लीजिए ए बी को बोलता है कि तू जुर्म कबूल कर ले, अगर तू जुर्म कबूल कर लेगा, ठीक है, अगर तू जुर्म कबूल कर लेगा तो मैं कोर्ट को बोलूंगा कि बी की सजा 2 साल कम कर दो, अगर तेरे को 10 साल सजा होनी होगी तो 8 साल, ठीक है। ए बी को कहता है तू जुर्म कबूल कर ले, ठीक है, तो मैं कोर्ट को कहूंगा कि इसको 8 ही साल की सजा देना 10 साल की जगह। इस प्रोसेस को प्ली बार्गेनिंग कहते हैं, जहां पर नेगोशिएशन होती है, ठीक है जी। देखिए, अगर कोई भी एक्यूज प्लीड गिल्टी करता है, जुर्म मान लेता है, तो उसकी सजा में कंसेशन का वादा अगर उसको विक्टिम करता है, तो उसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं, ठीक है। मीडिएशन 172 यहाँ होना चाहिए था, वहां पे है। मीडिएशन का मतलब हो गया अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो हम गांव में बैठकर फैसले करते हैं, उसको मीडिएशन कहते हैं। मान लीजिए दो पार्टी से हम झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो वो दोनों पार्टी चाहती है कि कोई तीसरा बंदा आए, न्यूट्रल बंदा आए और हम दोनों फैसला करवा दे, बैठ के कंप्रोमाइज करा दे, बाहर कोर्ट के बाहर बैठ के, उसको हम क्या कहते हैं, मीडिएशन कहते हैं प्रोसेस को। और वो फैसला कराने वाले को हम क्या कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं, ठीक है। जैसे आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर पढ़ा था हमने, ठीक है, वैसे मीडिएशन और मीडिएटर भी है, ठीक है जी, ठीक है। मोडस ऑपरेंडाई, मोडस ऑपरेंडाई का मतलब होता है वो तरीका, वो सलीका, जिस सलीके से किसी बंदे ने कोई जुर्म किया, क्राइम किया, उसको मोडस ऑपरेंडाई कहते हैं। मैलिस क्या होता है, क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन, जब किसी की इंटेंशन होती है कि मुझे ये क्राइम करना ही करना है, उसको हम क्या कहते हैं, मैलिस कहते हैं। लोक अदालत, आपने सुना भी होगा लोक अदालत नाम। लोक अदालत भी एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम है, ठीक है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक पूरा एक्ट है, उसमें ये सारे सिस्टम्स अच्छे से मौजूद है, लेकिन अब यहाँ हम पढ़ते हैं, ये एक शॉर्टकट है। लोक अदालत क्या है, ये एक शॉर्टकट है, जिस शॉर्टकट के जरिए
लोगों के मसले जो है आसानी से हल किए जाते हैं, जल्दी जल्दी स्पीडी ट्रायल्स में, ठीक है। और ये साल में भी लगती है, कोई 6 महीने, किसी भी तरीके से कोर्ट में स्पेशली लगती है, ठीक है। और इसमें आर्बिट्रेटर्स भी रखे जाते हैं, कोई मतलब वकील जो अच्छा कानून जानता है तो जज साहब उसको साथ में बिठा लेते हैं कि आप मुझे मदद कीजिए लोक अदालत में, एज ए जज काम कीजिए, आर्बिट्रेटर काम कीजिए, मीडिएटर काम कीजिए, ठीक है। और मान लीजिए किसी के बिजली का बिल का मसला है, उसको 1 लाख रुपए बिल आ गया और उसको केस चल रहा है तो ये लंबा हो जाएगा, तो उसमें क्या करेगा कोर्ट, लोक अदालत बिठाएगा, तो उसके बिजली का मसला जो किसी देखो, ये किसी के मसले के लिए नहीं लोक अदालत बिठाई जाती है, ये लोक अदालत बिठाई जाती है, ऐलान किया जाता है लोगों को कि आपके जो छोटे छोटे मसले हैं आप लेकर आ जाओ, हम उनको हल कर देंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा लोक अदालत। उसको पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। जुवेनाइल, जुवेनाइल किसको कहते हैं, माइनर को, नाबालिग को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल। जो भी बच्चा 16 साल से नीचे की एज का होता है लड़कों के मामले में, और 18 साल से नीचे की एज का होता है लड़कियों के मामले में, उसको हम जुवेनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, जुवेनाइल, मतलब वो बच्चा है। ए जुवेनाइल हैज टू सीवियर देयर सेंटेंस until the age of 21 years in remand home, ए पर्सन बिटवीन, छोड़ो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिमांड होम क्या होता है, फिर ये बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, इसमें जाने की जरूरत नहीं, इतना जरूरी भी नहीं, चलो बता देता हूँ। देखिए, जो भी जुवेनाइल होता है, अगर कोई क्राइम करता है, उसको मेजर होने तक जितना टाइम होता है, मेजर होने तक जितना टाइम होता है, उतना टाइम की जो सजा है, उतने टाइम का मसला है, जिस भी हिसाब से उसको रखा जाए अंदर, तो उसको रिमांड होम में रखा जाता है, जेल में नहीं रखा जाता। रिमांड होम क्या होता है, रिमांड होम होता है माइनर्स के लिए, माइनर्स के लिए एक घर जहां उनको रखा जाता है घर की तरह, रिमांड होम, ठीक है जी। और रिमांड होम में किन जुवेनाइल्स को रखा जाता है, जो 16 से 18 से 20 बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने कोई हीनियस ऑफेंस किया हो, हीनियस मतलब कोई खतरनाक ऑफेंस किया हो, किसी का मर्डर कर दिया हो, किसी का सिर काट दिया हो, किसी की टांग काट दी हो, किसी का घर जला दिया हो, किसी का घर गिरा दिया हो, हीनियस क्राइम किया हो, ठीक है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम रिमांड होम में डालते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजीज है, हीनियस ऑफेंस, रिमांड होम, जुवेनाइल, ठीक है, ये तीनों आपने इसमें देखना है, तीनों समझा दिया मैंने। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, केस चल रहा है, ठीक है, केस चल रहा है, केस चलते चलते कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे दी, मुझे एक रिलीफ दे दे, केस बाद में खत्म होगा। मान लीजिए दो गाड़ियों की टक्कर हो गई, गाड़ियां पड़ी हैं थाने में, एक बंदा मर गया, गाड़ियां सीज हैं थाने में, बंदा मर गया, जिस बंदे ने टक्कर मारी उसको उठा के अंदर। अब दोनों गाड़ियों के मालिक जो है, एक गाड़ी का किसी का मालिक जो है एक एप्लीकेशन उठकर कोर्ट को देता है कि सर, अगर गाड़ी वहां रहेगी तो सड़ जाएगी, गाड़ी की तो गलती नहीं है, ड्राइवर की गलती थी, वो जेल में है, तो गाड़ी खड़ी खड़ी सड़ जाएगी, तो आप प्लीज क्या किए, गाड़ी रिलीज कर दीजिए। तो जो एप्लीकेशन वो बंदा देगा वो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है, क्योंकि केस चल रहा है फिर भी अब रिलीफ मांग रहे हैं, नुकसान ना हो जाए, ठीक है। और वो कागज बताएगा गाड़ी के साथ, ये देखो सारे कागज हैं, तो आप को चेक कीजिए और गाड़ी को प्लीज रिलीज कर दीजिए, वरना गाड़ी रंग से खत्म हो जाएगी, वो 20 लाख का नुकसान अलग से हो जाएगा। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी देगा, याद रखना, क्या देगा, इंटरलोक्यूटरी, कोर्ट क्या करेगा, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर देगा, ये भी एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, ये भी देख लीजिए, ठीक है, यहीं से पढ़ लीजिए, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर देगा। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कौन सा होता है, जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन में दिया जाता है, ठीक है, और कहेगा कि आप गाड़ी रिलीज करवा लें, वो जाकर थाने से, या उनको बताएं मेरा पर्चा, उनको बोले गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दी जाएगी। तो आपने कौन सा रिलीफ लिया, इंटरलोक्यूटरी रिलीफ लिया, इंटरिम रिलीफ लिया, टेम्परेरी नेचर का रिलीफ लिया, ठीक है जी। इंडिजेंट पर्सन, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं है कोर्ट में केस लड़ने के लिए, वकील हायर करने के लिए, उसको हम इंडिजेंट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिजेंट पर्सन, गरीब आदमी, ठीक है जी, क्या कहते हैं उसको, इंडिजेंट पर्सन मतलब गरीब आदमी। इम्प्लाइड बार,
जब भी कोई कानून जब भी कोई कानून आप पर कोई लिमिटेशन लगाता है, आपके ऊपर एक रोक लगाता है, उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड बार। आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, कंट्रैक्ट किया, ठीक है, और कहा कि 10 साल तक आप इस बिल्डिंग को अपने पास रखिए किराए पे। मैं 10 साल तक आपको किराया देता हूँ, किराया दे रहे हैं, जब तक आप किराया दे रहे हैं 10 साल तक, 10 साल तक आप अगर हर महीने उसको किराया दे रहे हो, 10 साल तक आपको बिल्डिंग से नहीं निकाल सकता। उसके ऊपर बार लग जाएगा, एक लिमिटेशन लग जाएगी, उसको एम्प्लॉयड बार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है। बता रही सुन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट। बता रही सुन। हाँ, अगर आप किराया नहीं देते फिर वो आपको किसी भी वक्त वहां से निकाल सकता है। बोलेगा कि इसने जो एग्रीमेंट की थी या किया था या कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी जो पॉलिसीज की टर्म्स हमने सेट की थी, उसका ब्रीच किया है। उसको ब्रीच किया है, इसने टर्म्स एंड पॉलिसीज को नहीं माना है, उनको ब्रीच किया है, तो क्या कीजिए, इसको निकालिए यहाँ से। ठीक है जी। तो वहां पर इम्प्लाइड बार उसमें नहीं लगेगा। लास्ट टर्मिनोलॉजी है हेयर से। हेयर से का मतलब क्या होता है? सुनी सुनाई। सुनी सुनाई, ए टेस्टिमनी, कोई भी गवाही और एविडेंस बाय एन इंडिविजुअल नॉट फ्रॉम हिज पर्सनल knowledge but what he heard another person saying. Hearsay evidence is usually not admissible in a trial. आपको किसी ने कहा कि हाँ इसी ने कत्ल किया है, आप जो कोर्ट में बोलते हैं हाँ मुझे उसने कहा था कि इसने कत्ल किया, मैंने खुद नहीं सुना, मैंने खुद नहीं देखा, सॉरी मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि इसने कत्ल किया, सुनी सुनाई, मुझे याद ही नहीं किसने कहा, लेकिन मैंने सुना था इसने कत्ल किया। तो हेयर से जो टेस्टिमनी होती है, गवाही होती है, वो नहीं मानी जाती है, मतलब मैक्सिमम कोर्ट में वो नहीं मानी जाती है। मैंने सोचा था आज हम इसको एंड करेंगे, लेकिन एक लेक्चर और आएगा उसमें हम उर्दू टर्मिनोलॉजीज, रिट्स, वार्निंग पावर्स ये खत्म करेंगे। उर्दू टर्मिनोलॉजी में ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जैसे प्लेंटिफस को क्या कहते हैं, मुदई कहते हैं, डिफेंडेंट को मुदई अलैह कहते हैं, ठीक है। जुल्म क्या होता है, मजलूम क्या होता है, ठीक है। ये मतलब वही वर्ड मीनिंग मैं आपको बता दूंगा पूरी लिस्ट की, वही होती है लीगल टर्मिनोलॉजी, उर्दू लीगल टर्मिनोलॉजी। उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं, कुछ भी करने को उसी लेक्चर में हम निपटा देंगे। तो एक लेक्चर और आने वाला है जिसमें हम सारा खत्म करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, माफ कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।